नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज बात कर रहे हैं तीस्ता सी तलवार पर और बात इसलिए कर रहे हैं दर्शकों क्योंकि ये खबर आई है गुजरात हाई कोर्ट के हवाले से। गुजरात हाई कोर्ट ने पंडरवाड़ा सामूहिक कब्र खुदाई यानी लाशखोर जिसमें 30 ऐसी लाशें जिनका की बाकायदे अंतिम संस्कार विधि विधान द्वारा उनके मजहब उनके धर्म के मुताबिक करने के बाद दफना दिया गया था गोधरा हिंसा में के बाद। लेकिन तीस्ता सी तलवार जो कि गोधरा के कांड को लेकर पैसे के गबन उसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को फंसाने की साजिश के साथ साथ एक नया केस जो 2017 में गुजरात पुलिस ने दर्ज किया कि इन्होंने एक खान नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर 30 दफन लाशों को कब्रों से बाहर निकाला और उसके नाम पर फंड की राजनीतिक और आर्थिक ये दोनों गोटियां सेकी। इसी पर गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ साफ कहा कि आपने जो कृत्य किया है आपको बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। तो ये है कुल मामला। व्यालोक भाई हमारे साथ हैं। व्यालोक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम सभी दर्शकों श्रोताओं को। जी व्यालोक जी, लाशखोर तीस्ता सी तलवार को एक बार फिर गुजरात हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी, आप देखिए, गुजरात हाईकोर्ट ने हालांकि इस पूरे मामले को 9 जनवरी तक अगली सुनवाई के लिए टाल दिया है, लेकिन आज उन्होंने साफ साफ तौर पर यह टिप्पणी की कि आपकी कोई दलील आधार नहीं रखती और इस मामले में यानी लाश खुदाई मामले में आप घृणित कार्य आपने किया है और किसी रहम के लायक आप नहीं हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो वो जो 30 लाशें थी वो किसी भी मजहब की हो, उनके लिए मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं। और ये जो इन लोगों का चरित्र है, तीस्ता का, शबनम हाशमी का, ये पूरा जो एनजीओ वादी गिरोह है, ये पूरी एक लंबी श्रृंखला है। आपने लाशखोर कहा, मैं तो अब इन लोगों को समझ नहीं पाता हूं कि इनको मैं किस नाम से कहूं। इन्होंने लाशें बेची, कफन बेचे, ये कफन खसोट भी हैं। हिंसा कोई भी हो वह दुखद होती है, दंगा कोई भी हो वह दुखद होता है। और जहां तक इन लोगों ने जो बेचा है, यहाँ तक कि कांग्रेस के जो युवराज हैं विशधर राहुल, उनकी माताजी ने तो मौत के सौदागर तक से नवाजा था वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन ये लोग किस चीज के सौदागर हैं? कभी ये कहते हैं कि खून बेचते हो पुलवामा के बाद, कभी ये कहते हैं कि मौत के सौदागर हैं मोदी। लेकिन असल चरित्र अब धीरे धीरे खुल रहा है, क्योंकि पहले तो सब कुछ पर इनका शिकंजा था। आपको याद होगा कि तीस्ता सी तलवार के बारे में कोर्ट ने ये पहली और आखिरी टिप्पणी नहीं की है। एक मामला आया था तीस्ता का, जिसमें उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किए थे। लगभग कुछ करोड़ का मामला था, जो उन्होंने यत्र तत्र सर्वत्र से गोधरा कांड और उसके बाद जो हिंसा भड़की, जो दंगा हुआ। और मजे की बात यह है कि दोनों पक्ष के लोग मारे गए थे और यह कहीं से नहीं हुआ कि उसमें केवल मुसलमान मारे गए थे। यह कभी होता भी नहीं। भारतवर्ष में दंगों का इतिहास अगर आप देखें तो हमेशा ही हिंदू ज्यादा संख्या में मारे जाते हैं। गुजरात को इन लोगों ने जिस तरह से पेश किया और उसमें एक पूरी टोली जिस तरह से लगी, आपको मैं बता दूं, दर्शकों को बता दूं, याद दिला दूं, पता तो आप लोगों को है ही, लेकिन चूंकि हमारी सामूहिक स्मृति, जिसमें हम भी हैं शामिल, कम होती है। राणा अयूब नाम की एक सो कॉल्ड लेखिका, इन्वेस्टिगेटर और जर्नलिस्ट है, जो आजकल गाजा पर आंसू बहा रही है। लेकिन गाजा में 7 अक्टूबर को क्या हुआ था यह उसके मुंह से नहीं निकलता है। हमासी आतंकियों पर कुछ नहीं निकलता है, लेकिन वह जिहादन
अभी उसको याद करके और राम मंदिर को रबिश बता रही है और बकवास बता रही है, अगर वही व्यालोक बैठकर या अवनीश शर्मा बैठकर उसके मजहब के बारे में कुछ कह दें या उसके मजहब को मैं कह दूं कि बकवास है, तो मेरे सर को तन से जुदा होने में देर नहीं लगेगी और उसमें कोई शंका भी नहीं रहेगी। उसने एक किताब लिखी थी, कोई बहुत अच्छा उपन्यास था, गुजरात फाइल्स करके, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि यह जहां तहां से मनगढ़ंत और एक स्क्रिप्टेड मनगढ़ंत काल्पनिक वृत्तांत है। यह कोर्ट में एडमिसेबल तो छोड़िए, यह तो आपको दंडित करने लायक मामला है। इसके बावजूद आज तक राणा अयूब ने या उसके गिरोह ने न तो माफी मांगी है और न ही इस तरह का कोई ये किया है। राणा अयूब हो या पजामा शेरवानी हो या आपके मित्र जो अजीत अंजुम हैं या रवीश कुमार हैं, इन लोगों ने तो लगातार उसको बढ़ावा दिया है और अभी भी उस नैरेटिव को चला रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उसी तरह तीस्ता सी तलवार के बारे में यह फैसला दिया गया कि उन्होंने जो दंगों के नाम पर जहां तहां से फंड इकट्ठा किया, उससे उन्होंने दारू पी, उससे उन्होंने गहने खरीदे, और ये कोर्ट की कार्रवाई में है, ये मैं और आप नहीं बोल रहे हैं। इसके बावजूद वह बहुप्रचारित घटना आपको याद होगी अवनीश भाई, जब एक फोन गया था संसद से एक बड़े वकील का और बीच कार्यवाही में तीस्ता को जमानत दिलवाई गई थी केवल फोन पर। यह भी आपको याद होगा। और आज उसी तीस्ता सी तलवार को फिर से कोर्ट ने जलील किया है। लेकिन आप जलील किसको करते हैं? आप नंगा किसको करते हैं? आप अपमानित किसको करते हैं? आप अपमानित उसी को कर सकते हैं जिसका मान हो। आप जलील उसी को कर सकते हैं जो जलील होने लायक हो। लेकिन इन लोगों की न तो कोई इज्जत है, न ये कहीं से इनका मान है, तो ये ना तो अपमानित होंगे। एक कहावत है कि ईश्वर डरे नंग से, और मेरी नानी थी मैथिली में एक कहावत कहती थी, उसमें मैं डैश बोलूंगा क्योंकि वो थोड़ा आंचलिक शब्द है। तो निर्लज्जा के फलनवा जगह गाछ जन्म ले तो कहलकै जे भले जन्मल छायरे भेल। इसका हिंदी तर्जुमा यह हुआ कि निर्लज्ज की अमुक जगह में एक बड़ा सा पेड़ उगाया, तो निर्लज्ज ने कहा कि चलो चलो बढ़िया हुआ, ये तो अच्छा हुआ, अब छाह रहेगी। उसी को मेरी माँ कहती हैं कि निर्लज्ज डैश सदा सुखी, और संस्कृत में कहा गया है कि एक लज्जा परित्यज्य सर्वत्र सुखी भवे। तो ये लोग निर्लज्ज हैं, ये लोग मान अपमान से परे हैं, ये लोग लाशों को बेच खाएंगे। इनका जो नेता है सलमान खुर्शीद, उसने बैसाखियां बेची थी, ये लोग कफन बेचते हैं। तो इनके साथ जो कोर्ट ने किया, मुझे बस ये है कि चूंकि हमारी न्यायिक प्रक्रिया अभी भी अंग्रेजों वाली है, कुछ चीजें अब सुधरी हैं भारतीय न्याय संहिता और उस सब से उम्मीद है, लेकिन कुल मिलाकर इनको जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये वक्त का तकाजा है और वक्त की मांग है, ताकि इन जैसे कफन खसोटों के जो फैसले हैं उससे दूसरे कफन खसोट कम से कम डरें, सहमें और कुछ करें। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा व्यालोक भाई, आप देखिए इसी गुजरात हाईकोर्ट ने
जुलाई में जब इनकी जमानत याचिका खारिज की, सब बीच होने के में बीच में ही वही जुलाई का महीना है, इसी साल के जुलाई का महीना है ना? जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को रोक दिया और उस समय की टिप्पणी मुझे जहाँ तक मैं सही से याद कर पा रहा हूँ, तो बड़का कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उनकी एक टिप्पणी थी कि अगर इनको 8-10 दिन के लिए और जमानत दे दी जाए, तो इस तो केस में क्या क्या हर्ज बिगड़ है? जाएगा? अच्छा, वो केस क्या था? जिस मामले में इनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, दर्शक भी जी जानते ही जी। होंगे। तो वो मामला था फर्जी सबूत जुटाने का, जिनके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ फर्जी मामले है। है ना? जी दूसरी तरफ बड़ा कोर्ट जिसकी और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, वो इसी तीस्ता सीतलवाड़ को इस तरीके आनन-फानन में इतनी रियायत और इतनी दरियादिली दिखा देता है। जुडिशरी के अंदर इस तरह का विरोधाभास, क्योंकि वहां तो इमोशन पर नहीं चलता ना, ये लोग कहते हैं कि वहां कोई इमोशन नहीं होता। हमने जो कल्पना देखी है, जो फ़िल्मों में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि वो आँख पर पट्टी, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वाक़ई अदालतों में ऐसी कुछ होता है तस्वीर भी कि नहीं, मुझे नहीं पता, कम जानकारी है मेरी। लेकिन आँख पे पट्टी बंधी है, हाथ में तराजू है, वो तौलती है, परखती है, यानी भावनाओं पर नहीं चलती। तो साहब, ये जो खेमेबंदी है, अगर तकनीकी आधार पर गुजरात हाई कोर्ट का न्यायाधीश अगर ये फैसला दे रहा है कि जमानत खारिज कर रहा है, दूसरे जज साहब जमानत दे रहे हैं, आदेश पर रोक लगा दे रहे हैं, तो यहाँ कौन-सी भावना है और क्यों ना कहा जाए कि भावना है। तो ये अंतर्द्वंद क्यों चल रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में? अगर एक ऐसे उदाहरण को सामने रख लें, जहाँ तीस्ता से तलवार सामने नज़र आती है, इनका मामला नज़र आता है। देखिए हमारे देश की जो, और इसको मैं पूरे खतरे उठाकर यह वाक्य बोल रहा हूँ कि इस देश में जो सबसे ओवररेटेड संस्था है वह जुडिशरी है, और ये मैं और आप सब जानते हैं। न्याय का मजाक बनता है, न्याय तो खैर मिलता नहीं है, फैसले सुनाए जाते हैं, और उस फैसले में किसी गांव के, किसी कस्बे के आदमी को पहुंचने तक कितना वक्त लगता है और कितनी मिसालें होती हैं, वह सब कुछ हमने देखा है। एक दो मामले में तुरंत रिफ्रेश करा दूं। मेरी ननिहाल में, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरी ननिहाल में मेरे परनाना ने जो मुकदमा दायर किया था, वो मेरे मामा लड़ रहे हैं, और मेरे मामा 76 साल के हो गए हैं, तो अब उनके बेटे यानी मेरे भाई लड़ेंगे। 4 पीढ़ियां खाक हो गई उस मुकदमे को लड़ते हुए। उस पर जजों का ध्यान नहीं है, उस पर न्यायाधीशों का ध्यान नहीं है, लेकिन न्यायाधीश खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के, और जिसके चलते कुछ लोग उनको जिस नाम से नवाजते हैं, अगर मैं कह दूं तो मानहानि का मुकदमा हो सकता है, मानहानि का खतरा है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी सोशल मीडिया पर व्याप्त है, इसलिए इसे मेरा बयान न समझा जाए। जो लोग सुप्रीम कोठा भी बोलते हैं, उनको ये चिंता है कि सरकार 5 कदम आगे चलेगी कि 3 कदम पीछे चलेगी। उनको ये चिंता है कि सरकार ने 3 तलाक पर क्यों किया, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है और जो हमारे संविधान में बहुत साफ तरह से दर्ज है कि इस देश की, अगर आप उसको सर्वोच्चता की लड़ाई न कहें, तो भी इस देश का जो सर्वोच्च स्थान है या जो सर्वोच्च पंचायत है, वह हमारी संसद है। वहां कानून बनते हैं। न्यायपालिका को कानून की व्याख्या का अधिकार है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे मामलों में 370 में उन्होंने वो करना जो भी चाह रहे थे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उन लोगों का रिकॉर्ड बहुत खराब है, वो क्या क्या करते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो 370 पर कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने केवल एक आध कुछ कमेंट दे दिए कि भाई, मतलब ये ऐसे है वैसे है, कानून का पालन हुआ है, और बाकी आप चुनाव कराइए। सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार ही नहीं है कि वह कानूनों को बदल सके, वह उसकी अधिकतम व्याख्या कर सकता है।
और कुछ एक सूची तो यह है, एक अनुसूची, कि उसमें जाने के बाद आप उस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन कई मामलों में, जैसे शाहबानो मामले में विजयधर राहुल के पप्पा अंग्रेजियत में सराबोर श्रीमान राजीव गांधी ने जिस तरह फैसला पलटा था, तो संसद फैसले पलट सकती है। आप जुडिशरी का मामला देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लाखों मामले लंबित हैं, और लाखों मामले लंबित को छोड़िए महाराज, आप और मैं, हम लोगों को अकेले में कभी कभार गर्व भी होता है ना कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, बीए हैं, एमए हैं, कुछ कुछ हैं, पत्रकार हैं, ज्ञान देते हैं। जरा सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल करवा के दिखा दीजिए बिना किसी की मदद के, आप नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मेरे 3-4 वकील दोस्त हैं, बड़े बड़े हैं और ठीक ठाक पैसा कमाते हैं। वो कहते हैं कि आप कर ही नहीं पाएंगे, वो व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई है कि वहां तक कोई हरिया, कोई रामू, कोई अब्दुल, घसियारा पहुंच ही ना सके। बताइए, न्याय की जो सबसे बड़ी अदालत है, वहां तक कोई सामान्य आदमी पहुंच ही नहीं सकता है। और अगर पहुंचेगा तो 5 लाख रुपए एक हियरिंग का कौन देगा? कपिल सिब्बल जैसों की बात तो छोड़ ही दीजिए, जो 25 लाख और 30 लाख, आपकी उस तारीख पर जज साहब नहीं आएंगे, हो सकता है एक पक्ष का वादी या प्रतिवादी ही ना हाजिर हो, तो भी आपको 25 लाख रुपए दे देने या 30 लाख रुपए। ये न्याय है कि न्याय व्यवस्था का मजाक है? और आप इस बात के लिए मजाक है, मतलब आमादा हैं कि 200 परिवारों में ही भारत की पूरी न्याय व्यवस्था बंधक बनी रहे। इससे मतलब बदतर, भद्दा और घटिया मजाक क्या होगा कि मेरे फूफा जज थे तो उन्होंने मुझे बना दिया, फिर मैंने अपने भाई को बना दिया, फिर उसने अपने साले को बना दिया, फिर उस साले ने अपने भाई को बनाया। आप पूरी न्यायिक व्यवस्था को देखिए, 200 परिवार से अधिक नहीं मिलेंगे आपको। न्यायिक व्यवस्था का इससे भद्दा मजाक क्या होगा कि इस देश का एक बड़ा वकील अपने चेंबर में महिलाओं को कैसे वकील बनाता है, वो वीडियो हम सब ने देखा है। और आज भी वह व्यक्ति वहां जमा हुआ है, उसको बार काउंसिल से, उसको सुप्रीम कोर्ट से, उसको हाई कोर्ट से निष्कासित नहीं किया गया है। आप न्याय की बात छोड़िए, आप फैसले भी नहीं दे रहे हैं। और आप परेशान किस बात से हैं कि एक समलैंगिक व्यक्ति जिसने विदेशी नागरिक से शादी की हुई है, उसे आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर आमादा हैं, बजाय इस बात को ध्यान में दिए हुए, बजाय इस बात का संज्ञान लिए हुए कि वह व्यक्ति विदेशी है, वह उसका पार्टनर। अब मुझे नहीं पता कि कौन उसमें पति है, कौन पत्नी है, क्योंकि दोनों कथित तौर पर पुरुष प्रजाति में है। अब आजकल तो 8 तरह के जेंडर हैं, और उसमें अगर किसी को पुरुष कह दीजिए तो उसकी भावना भड़क जाती है, महिला कह दीजिए तो उसकी भावना भड़क जाती है, बोलने में भी दिक्कत है, पता नहीं कौन पुरुष है कौन महिला है। पति पत्नी कहने पर तो और ये हो जाएगा कि ये मनुवादी है, टीका भी लगाए हुए है, इसको अंदर करो। तो बहरहाल कृपाल जी जो हैं, उनके पार्टनर जो हैं, वो तो स्विट्जरलैंड के हैं, और उनके वीडियोस देखिए कितने मस्त मस्त बना रहे हैं वो। और आप उस एक आदमी को लेके आपने पूरी प्रक्रिया स्टॉल कर रखी है। आपके पास इतने मुकदमे हैं, आप 3 महीने तक महाराज चले जाते हैं छुट्टी मनाने। पूरी दुनिया में कहीं छुट्टी हो ना हो, कोर्ट की छुट्टी होगी, जबकि कोर्ट की छुट्टी तो होनी ही नहीं चाहिए। और होनी चाहिए तो आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि भाई 3 महीने एक सेट अलग रहेगा न्यायाधीशों का? क्या न्याय इस देश में इंतजार करेगा? कहाँ की बात। जब तक अंग्रेज थे भाई, चलिए उनको शासन करना था, हम शासित थे, हम पीड़ित थे, लेकिन धन्यवाद उन महाराज का जो आज भी कुकर्मी कांग्रेसी और व्यभिचारी वामपंथी हर एक चीज में उन्हीं का नाम ठेल देते हैं कि नेहरू ना होते तो ये ना होता, ना होता तो वो होता। तो दुर्घटनावश हिंदू प्रथम प्रधानमंत्री ने जो चीजें दी हम लोगों को, वो यही है कि उन्होंने एक चीज नहीं बदली, अंग्रेजों की वो कुप्रथा, वो व्यवस्था।
वो शासन के लिए था। हम लोग औपनिवेशिक व्यवस्था में थे, हमें रातों रात अपने न्यायालय बनाने थे, अपनी चीजें करनी थी, लेकिन हमने वो नहीं किया। अब ठीक बात। एक आस जगी है कि न्याय संहिता आई है भारतीय, अब देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल ठीक बात है। और ब्यालोक जी, इसमें नई न्याय संहिता हो, पुरानी न्याय संहिता हो, मुझे लगता है कि जब तक एक टाइम टेबल तय नहीं होगा या इस तरह की कोई बात नहीं होगी, ये लोग तो फरमान जारी कर देते हैं किसी दूसरे पर जब जारी करना होता है कि 30 दिन में फलाने कर दीजिए, 35 दिन में फलाने कर दीजिए। हमें लगता है कि जुडिशरी के लिए भी सेशन से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक जब तक इस तरह की कोई एक टाइम बाउंडेशन नहीं होगा, तब तक ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुकदमेबाजी वाला मामला है ना, कि भाई जैसा आपने अपने नाना जी का उदाहरण दिया, तो यहाँ तो ये कहा जाता है कि सिविल का मुकदमा जो है तो दादा दाखिल करता है और परपोता लड़ता है। आपने एक उदाहरण सामने रख दिया। अच्छा, पिछले अनुभव हमारे सामने हैं, खासतौर से इस तीस्ता सीतलवाड़, जो कि अब लाशखोरी के मुकदमे में इस तरह की गंभीर टिप्पणी का शिकार हुई है हाईकोर्ट द्वारा। 9 जनवरी को अब ये अगली तारीख है। तो जैसा कि पिछला रिकॉर्ड रहा है सुप्रीम कोर्ट साहब का, तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में भी फिर एक बार उसी तरह की कोई खुरापात होगी या अब ये चीजें आगे बढ़ेंगी? हालांकि एक संतोष तो जरूर होना चाहिए कि पिछले इन तमाम सालों में जो इस तरह के षड्यंत्रकारी हैं, इस तरह के जो कुकृत्य करने वाले हैं, उनके खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, एफआईआर लगा रही है, मामला कोर्ट तक जा रहा है। एक ये सुखद पक्ष है। लेकिन ये जो जाम आगे आके बॉटलनेक में फंस जा रहा है काले कोट और बड़े हाकिम साहब लोगों का, जो कहीं कोठी हैं, कहीं कोठा हैं, कहीं छत हैं, कहीं बरामदा हैं, जो भी हैं। तो क्या उम्मीद लगती है? क्या एक बार फिर ये दिल्ली जाते-जाते दम तोड़ जाएगा देखिए, या कुछ हासिल होगा? उम्मीद तो मुझे नहीं है, और मैं बार-बार जो नई भारतीय न्याय संहिता का उल्लेख कर रहा हूँ, वो इसलिए कि उसमें एक टाइम बाउंड दिया गया है बाकायदा। अब उसमें उसकी पूरी डिटेल्स देखनी होगी, लेकिन उसमें ये है कि आपको इतने दिन में मामले पर विचार अपना दे देना है, फैसला सुना देना है, और इतने दिन में उस मामले की पूरी प्रक्रिया तय कर देनी है। इसी उम्मीद के साथ मैंने कहा था, क्योंकि डिटेल मैंने भी नहीं उसकी गंभीरता जी, मतलब पूरे विवरण को नहीं पढ़ा पूरी है, लेकिन डिटेल्स को मैंने भी एक नहीं पढ़ा अंदाजा है, मुझे लेकिन है कि इस तरह का कोई हाँ, टाइम टेबल लेकिन है। ये है एक टाइम टेबल, और इसीलिए शायद उसका विरोध भी हो रहा है। जो सो कॉल्ड विरोध हो रहा है, विरोधी तो विरोध करते ही हैं। और भारतीय लग जाए अगर नाम में, तो वैसे भी इस देश में 20% लोग अभी भी हैं, और 10% उनके अब्बा हुजूर लोग, जो उसका भारतीय नाम लगा नहीं कि उसका विरोध करना ही करना है। बहरहाल, उम्मीद तो मुझे नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज ये है कि भारतीय न्याय व्यवस्था को इतना अधिक उलझा दिया गया है चीजों को। जैसे आप देखिए कि 6 साल बाद आज कल ही भीमा कोरेगांव के हिंसा की 3-4 लोगों को, जिसमें गौतम नवलखा भी शामिल है, उसको जमानत मिल गई है। 6 साल तक मामला चल रहा है महाराज। उसमें पुलिस कितने एविडेंस को साथ रख पाएगी, कितनी चीजों को रख पाएगी, जबकि आपके अमेरिका तक से दबाव बनाया जा रहा है। पता नहीं कौन अमेरिकी संस्था है जो कह दे रही है कि उनके फलाने जी को कंप्यूटर को हैक कर लिया गया, और उस संस्था की बात को सब जगह फैलाया जा रहा है। ठीक बात। तो ये जो सारी पेचीदगियां हैं, पुलिस को लगातार उसमें रहना, उस एविडेंस को बिल्ड करते रहना, तो इन सब को लेके मुझे बहुत, और लाशों का मामला है सर, लाशें पता नहीं क्या होंगी नहीं होंगी। तो अब मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी एक आस है कि अब इन लोगों को का वक्त पूरा हो चुका है। इसी बात के साथ मैं मतलब कंक्लूड करूंगा कि उम्मीद कीजिए कि ये लाशखोर कफन खसोट कभी ना कभी न्याय के पाले में। जी, गहलोत जी, बिल्कुल सही बात है। और बहरहाल उम्मीद पे तो दुनिया कायम रहनी चाहिए, लेकिन एक अजीब सी स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरी गिरोहबाजी, एक पूरा इकोसिस्टम, मैं सीधे-सीधे कहूँगा न्याय व्यवस्था से लेके और मीडिया तक, स्थापित मीडिया तक कैसे खेला जाता है। जब मेरे पास ये समाचार आया कि तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी पास की है,
तो मैं जरा भारतीय मीडिया को खंगालने लगा और ईमानदारी से बता रहा हूं दर्शकों कि मुझे 1.5 लिंक के अलावा जहां इस खबर का जिक्र था, इसके अलावा कहीं और ये बात देखने को नहीं मिली। हम चाहेंगे कि सुधी दर्शक इस वीडियो को खोजने के बाद देखने के बाद जरा गूगल करें और देखें कि किस टीवी चैनल, किस स्थापित मीडिया पर ये बात तैर रही है। और जरा सोचिए कि ऐसी कोई टिप्पणी किसी कोर्ट की किसी और मामले में चल रही होती, जो किसी और पक्ष से जुड़ा होता, किसी और बात से जुड़ा होता, तो अब तक खबर आ गई, सबसे तेज चैनल नाम से कितनी गिरोहबाजियां हो चुकी होती। तो ये होता है इकोसिस्टम। और एक बार फिर कहूंगा कि कहा जाता है ना कि सरकार तो आपकी है, सिस्टम तो उनका है। हालांकि इससे लड़ना पड़ेगा और इससे लगातार ये देश, इस देश का मतदाता 9.5 साल से 9.25 साल से लड़ रहा है, आगे भी 1-5 साल लड़ने को तैयार है। समय बदलेगा और उम्मीद है व्यालोक भाई, आपकी उम्मीद कायम रहेगी, हमारी भी उम्मीद उसमें शामिल है। व्यालोक भाई, आपने समय दिया और लाशखोर तीस्ता सी तलवार कि ये कुंडली भांची देखना होगा 9 तारीख का। 9 तारीख को एक बार फिर दर्शकों, अगर जो भी अपडेट होगा वो लेके आएंगे, चाहे सुख होगा तो लेके आएंगे, चाहे दुख होगा वो भी लेके आएंगे। व्यालोक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ मुझे और व्यालोक भाई दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय सिया राम।